Hello everybody, I AS Vasisht welcome you all on the platform of Gcentric। वेक्टर इंटीग्रल्स की प्रॉब्लम प्रैक्टिस अभी खत्म नहीं है, अभी हमें और भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली थी, हमने सिलेंड्रिकल में भी कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट की थी, लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की थी। अच्छा चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम आगे बढ़ते हैं। हमारी लेक्चर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, डिटरमाइन द फ्लक्स डी वेक्टर। क्या आ गया वर्ड फ्लक्स। फ्लक्स आते आपके माइंड में आ जाना चाहिए आपको लाइन इंटीग्रल करना है क्या या क्लोज लाइन इंटीग्रल करना है। अगर आपके माइंड में आ रहा है तो आप बिल्कुल चीज को ध्यान नहीं रखते हैं। क्या समझा था, आप मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने क्या बताया था आपको मीनिंग क्लियर रहना चाहिए कि सर्कुलेशन बोले तो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, और रटने वाली बात नहीं, हमने समझा था इस चीज को। ठीक है, अगर सरफेस इंटीग्रल बोले तो इसका मतलब सरफेस में से कोई चीज कितनी पार हो रही है, जिस चीज का सरफेस इंटीग्रल करे वो चीज कितनी पार हो रही है, जिसको अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो फ्लक्स होता है ना। तो यहाँ पे फ्लक्स कैलकुलेट करने का मतलब होगा कि किसी सरफेस में से ये चीज जिसका ये जो भी चीज होगी डी वेक्टर जिस भी पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये कितना पार हो रहा है ये फाइंड करना है। तो इसके लिए उस सरफेस के लिए इसका डी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल करना होगा हमें। ठीक है, अच्छा अब जिस सरफेस के लिए करना है वो भी है ओवर क्लोज्ड सरफेस, या तो वो बोल देता नेट आउटवर्ड फ्लक्स डी वेक्टर ऑफ फॉर दिस, या बोलता फ्लक्स फॉर ओवर द क्लोज्ड सरफेस। तो हमें इसका मतलब जो सरफेस की डेफिनेशन दी होगी वो सरफेस मिलजुल करके नंबर ऑफ सरफेसेस से क्लोज हो रहा होगा, तो उस पूरे क्लोज सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करना है। मींस एक्चुअल में हमें क्लोज सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करके नेट आउटवर्ड फ्लक्स कैलकुलेट करना है। चलिए तो करते हैं। अच्छा इससे पहले देख लें एक बार, हमें जो डी वेक्टर दिया हुआ है वो कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, ये रो फाई जेड दिख रहा है, मीन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सरफेस भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही दिया हुआ है तो ये सरफेस। अच्छा एक प्रॉब्लम पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जिसमें फिगर गिवन नहीं था लेकिन गिवन था लेकिन फिर भी मैंने बनवाया था। अब मैं उस चीज में उस क्वेश्चन के टाइम पे कह रहा था कि हमें फिगर हो सकता है नहीं दिया जाए, तो यहाँ पर नहीं दिया है, तो हमें इमेजिन करना आना चाहिए इन चीजों को समझ के कि कैसा फिगर होगा, खुद से समझना चाहिए कि कैसा सरफेस कैसा फिगर कैसी लाइन्स बन रही होंगी। चलिए देखते हैं ध्यान से। यहाँ पर बोला है जेड की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है। अगर मैं एक्सिस ये कंसिडर कर रहा हूं एक्स वाई एंड जेड, तो आपका जो जेड है वो 0 से लेकर के और 1 तक के बीच में है। रो की वैल्यू 4 है, रो की वैल्यू 0 से 4 होती तो अब तो आप कहते हैं एक सिलेंडर है, छोटा रेडियस का 0 का 0.1 का 0.2 का 0.3 का, मतलब ऐसे बाहर पूरे में होता, लेकिन केवल 4 के इक्वल है, तो आप बोल सकते हो 4 रेडियस का एक सिलेंडर होगा इस तरीके से। यहाँ पे इस सिलेंडर के सरफेस पर हर जगह पर रो इक्वल टू 4 होगा ना, इससे अंदर गए तो रो 4 से कम रह जाएगा, इससे बाहर गए तो रो 4 से ज्यादा हो जाएगा, हमें इक्वल टू 4 देखना है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर 4 रेडियस का एक सिलेंडर है जो कि हाइट में जेड इक्वल टू 1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जेड 0 से 1 के बीच में, 0 से स्टार्ट होकर के और 1 तक के बीच में आना चाहिए। ये थोड़ा सा रफली मैंने बना दिया है, समझ में आया होगा ना क्या है। अब इस सरफेस के लिए हमें सरफेस इंटीग्रल करना है। अगर वो कह देता केवल इसका फ्लक्स फाइंड करना है या सरफेस इंटीग्रल करके बोल देता रो इक्वल टू 4, तो फिर ये कर्व्ड जो सरफेस है सर्कुलर सरफेस इसके लिए फाइंड करना होता। लेकिन क्लोज सरफेस बोला है मतलब इस सरफेस के साथ ऊपर वाला ये टॉप वाला सरफेस और नीचे वाला ये बॉटम वाला सरफेस दोनों मिलकर के पैक हो गए, डब्बा बंद हो गया। उस क्लोज सरफेस के लिए इस डी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। मींस हमें कैलकुलेट करना है क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस। हमें देख करके समझ में आ गया डी वेक्टर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और जो सरफेस दिया वो भी हमने समझ लिया है। तो वो सरफेस को समझने से पहले डीएस क्या पुट करना होगा हमें ये देखना है। आपको याद आ रहा होगा डीएस जो होता था वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता था। डीएल अगर याद रहे तो डीएस बना सकते थे हम। तो डीएल अगर आपको याद आ रहा है तो डीएस ना भी याद आए कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डीएस याद होगा, डी रो ए रो प्लस रो डी फाई ए फाई प्लस डी जेड ए जेड। अगर अभी भी आपको ये याद नहीं हुआ है तो फिर आपकी मेमोरी थोड़ी सी वीक है। आपको इसमें EMFT में तो मेमोरी की जरूरत पड़ रही है इन चीजों को याद रखने की। आपको कुछ सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया था कुछ सब्जेक्ट्स में मेमोरी टेस्टिंग होती है आपकी, वहां प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा अपनी मेमोरी को शार्प करिए। और मेमोरी शार्प कैसे होगी,
मेमोरी शार्प होगी। कॉन्फिडेंस रखिए आप कि जो चीज़ हमने पढ़ लिया है उसको नोट्स बना करके बार बार में पलट के देख, नोट्स बनाओगे आप, ये बात जरूरी है, लेकिन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से कॉन्फिडेंस रखिए, याद रहेगा आपको। ठीक है, चलिए डीएल ये होता था। डीएस क्या हो जाएगा? डीएस अगर हम एरो डायरेक्शन में देखेंगे तो बाकी ये दोनों कंपोनेंट मल्टीप्लाई होकर एरो में आ जाएगा, याद आ रहा होगा ना फंडा, तो उस तरीके से हमें देखना है। अब हम इसके लिए डीएस देख लेंगे भाई कौन सी डायरेक्शन में चाहिए, उस हिसाब से बात करनी होगी। अगर हम सरफेस की देखें, केवल इस सरफेस के लिए फाइंड करना होता तो आप समझ सकते हो ये सिलेंडर जो है, इस सिलेंडर की डायरेक्शन अगर यहां पर देखेंगे तो सरफेस की डायरेक्शन सरफेस से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होती है, यहां होती है, यहां देखते तो यहां होती है, यहां देखते तो यहां होती है, जिस डायरेक्शन में देखते उस डायरेक्शन में सरफेस की डायरेक्शन बन रही होती। और ये डायरेक्शन कौन सी होती है? जेड एक्सिस से बाहर निकल के आते टाइम पे आती हुई डायरेक्शन एरो कैप। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो चीज हम पढ़ते हैं हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, टाइम हमने बिल्कुल भी खराब नहीं किया। याद आ रहा होगा ना, एरो कैप की डायरेक्शन इस तरह से होती थी। ठीक है, मींस इस वाले सरफेस के लिए अगर इंटीग्रेशन करना है तो कौन सी डायरेक्शन में? एरो डायरेक्शन में। और एरो डायरेक्शन में इन दोनों का मल्टीपल होकर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस ऊपर वाले सरफेस की बात करें या इस नीचे वाले सरफेस की बात करें तो कौन सी डायरेक्शन में? ये एजेड डायरेक्शन में, ये माइनस एजेड डायरेक्शन में। जेड चेंज हो रहा है ना, सरफेस की डायरेक्शन क्या होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर आउट। इस ऊपर वाले सरफेस से परपेंडिकुलर आउट जाओगे तो ऊपर ही तो जाओगे आप। अब चाहे इसकी शेप सर्कल हो, है तो सरफेस ऊपर की तरफ, चाहे ये स्क्वायर शेप में हो, है तो ऊपर की तरफ, चाहे ट्रायंगल बन रहा हो, कैसी भी शेप का हो, ठीक है, जाएगा ऊपर की तरफ ही। तो हम यहां पर इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो टॉप वाला सरफेस, एक बॉटम वाला सरफेस, और एक सिलेंड्रिकल जो आउटर जो सरफेस है, ये वाला सरफेस। अगर आप टॉप वाले सरफेस की बात करोगे तो टॉप वाला सरफेस एजेड डायरेक्शन में जा रहा है, एजेड के लिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मीन्स हो जाएगा डीएस की जगह हो जाएगा रो डी रो डी फाई। एजेड के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बोल दिया एजेड का। ये डीएस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन, डी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना होगा इसको। अच्छा, अब मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, जब आप इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जो एजेड है वो एजेड के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, लेकिन क्या है, एजेड कैप डायरेक्शन में डी वेक्टर का कोई भी टर्म नहीं है, इसलिए रिजल्ट डॉट प्रोडक्ट होकर के 0 आ जाएगा, 0 बन जाएगा ना। अब इंटीग्रेशन में तो आपको ये लिखना होगा रो नहीं, जब एजेड में कुछ है नहीं तो 0 ही बन जाएगा ओवरऑल। ठीक है, नेक्स्ट बॉटम वाले पार्ट के लिए देखोगे तो माइनस एजेड बोलोगे, माइनस एजेड करके बस नेगेटिव से करना है, लेकिन करना तो एजेड वाले पार्ट के साथ है ना, तो ये भी 0। ये दोनों टर्म 0 क्यों हो गई है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक बार वापस से देख लो। अगर हम इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं या इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो एजेड कैप डायरेक्शन में आएगा, जो भी आ रहा है वो बात अलग है। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे जब आप डॉट डीएस करते टाइम पे तो एजेड वाले के साथ आएगा, एजेड वाली टर्म यहाँ पे है ही नहीं कुछ, इसलिए 0 बन करके आ जाएगा इन दोनों में। सिलेंड्रिकल पार्ट की डायरेक्शन हमें समझ में आ गई थी एरो डायरेक्शन में, तो एरो डायरेक्शन में बनेगा रो डी फाई डी जेड, डीएस जो बनेगा ये बनेगा रो डी फाई डी जेड एरो डायरेक्शन में। और जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे इसके साथ तो एरो वाले साथ में आ जाएंगे, तो एरो कैप के साथ एरो कैप वाला डॉट प्रोडक्ट होके हो जाएगा रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, तो रो के साथ रो स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर रो क्यूब कॉस स्क्वायर फाई। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। सरफेस इंटीग्रल में हमेशा जिस डायरेक्शन में होगा उसके अलावा 2 डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स आ रहे होंगे, तो हमेशा डबल इंटीग्रल होगा। जैसे यहाँ पे फाई के रेस्पेक्ट में भी होना है, जेड के रेस्पेक्ट में भी हो रहा है। डबल इंटीग्रल करना आपको आता ही होगा, मैथ्स में जब पढ़ते ही होंगे ये चीज। क्या करना होगा हमें, पहले एक के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना होगा, फिर दूसरे के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना होगा। तो मैं इसका इंटीग्रल करना चाहूँ अगर, तो रो क्यूब तो कांस्टेंट है क्योंकि रो के रेस्पेक्ट में करना नहीं है, तो रो क्यूब कांस्टेंट है तो उसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए ना। आप इस वाले सरफेस के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हो, इस सरफेस के हर जगह पर रो की वैल्यू 4 है ना, तो यहां पर रो इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए, तो 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 क्यूब मीन्स 64। अब कॉस स्क्वायर फाई का इंटीग्रल और करना है हमें, तब तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, ठीक है, फाई के रेस्पेक्ट में। तो इसका इंटीग्रल करने के लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप याद दिला दे रहा हूं मैं, इधर मैंने लिख दिया है cos 2x इक्वल टू ये होता है cos स्क्वायर x की जगह आप ये कह सकते हो, तो रो क्यूब तो हो गया, cos स्क्वायर फाई की जगह आप कह सकते हो cos ऑफ 2 फाई प्लस 1 बाय 2 हो रहा है, सॉरी बाय 2, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमें फाई के रेस्पेक्ट में, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो हो जाएगा 64। cos 2 फाई का इंटीग्रल हो जाएगा
साइन 2π/2 और 2 पहले से है तो /4 प्लस 5/2 और 5 की लिमिट 5 हमारे इस प्लेन जो था ये सर्कुलर प्लेन इसमें पूरे में 0 से लेकर 2π तक वेरी कर रहा हूं ना, तो 5 का लिमिट 0 to 2π। साथ में जो ये रिजल्ट आएगा, अब इसमें z तो कुछ आएगा ही नहीं, कांस्टेंट आएगा ना, उसका z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो इस कांस्टेंट के साथ z की पावर 1 और आ जाएगा, और z की लिमिट है 0 से लेके 1 तक। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो sin 4π और sin 0 दोनों तो होंगे 0, ये रह जाएगा केवल 2π - 0 मीन्स 2π/2 मीन्स पाई, और z की 1 - 0 करोगे तो पाई रिजल्ट बन करके आएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल इंटीग्रल की वैल्यू आ रही है 64π। इसका मतलब ये डी वेक्टर का 64π अमाउंट का वैल्यू इस सरफेस में से आउट हो रहा होगा। अब ये डी वेक्टर हो सकता है, ये डी वेक्टर आपको बता रहा हो वो हवा के फ्लो के बारे में, तो कितनी हवा बाहर निकल रही होगी यहाँ से, इतनी हवा बाहर निकल रही होगी। अगर ये बता रहा होगा मैं लाइट के बारे में तो इतनी लाइट आउट निकल रही होगी। अगर ये डी वेक्टर हमें बता रहा हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में तो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट हो रहा होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि डी वेक्टर जो होता है इन जनरल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज में लेते हैं। बाकी हालांकि प्रॉब्लम में जिस भी तरीके का हो वैसा कह सकते हैं, ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ स्टैंडर्ड जो जनरली नोटेशन यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी आपको। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे सामने है, इससे जो वेक्टर इंटीग्रल्स हैं और डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में इमेजिनेशन वाली प्रॉब्लम अभी तक किसी को फील हो रही है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा है, तो यहां से क्लियर हो जाने वाला है आप में से मोस्ट ऑफ द पर्संस को। फिर भी अगर कुछ लोग हैं जिनको प्रॉब्लम रहती है तो कोई बात नहीं, मैंने बताया था हमारे माइंड के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये इमेजिनेशन पार्ट वाला, इमेजिनेशन से रिलेटेड वाला सब्जेक्ट है। इमेजिनेशन पार्ट ऑफ द माइंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं है अगर आपका, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बिल्डअप होगा, टेंशन नहीं लेने का है। ठीक, ध्यान देना। यूजिंग द डिफरेंशियल लेंथ डीएल फाइंड द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। ये 3 प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये 3 डिफरेंट कर्व्स हैं, इनकी डिफरेंशियल लेंथ को यूज में लेते हुए हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो हमें पहले तो ये जो है, जो हमें ये जो दी हैं कंस्ट्रेंट्स, बाउंडेशंस, कंडीशंस जो दी हैं, इनसे समझना है कि ये कर्व कहाँ से किस तरीके का होगा। तो यहाँ से आपकी इमेजिनेशन का थोड़ा सा बिल्डअप हो जाने वाला है। ठीक है, और फिर उसके बाद इंटीग्रल की प्रैक्टिस भी हो जाने वाली है। ध्यान से देखना। जैसे सबसे पहले फर्स्ट रो इक्वल टू 3, कंडीशन क्या है इसके लिए कि रो की वैल्यू 3 है, रो की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। रो की वैल्यू ऐसे नहीं है कि 0 से बढ़ते हुए 3 तक आ रही है। ठीक है, रो की वैल्यू 3 है, इसका मतलब आप ये समझ सकते हो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रो रेडियस ऑफ द सिलेंडर होता है, तो एक सिलेंडर है जिसका रेडियस 3 है। ठीक, ये 3 रेडियस का सिलेंडर है, इसके अंदर कहीं पर नहीं जाना, इसी के ऊपर रहना है। इसका मतलब इसने बाउंड कर दिया हमें। फाई की वैल्यू 0 से लेकर π/4 से लेके π/2 तक है। अगर मैं यहाँ पर ये एक्सिस कंसीडर कर रहा हूँ, एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अराउंड ही होता है ना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिलेंडर। ये वाला जो प्लेन होगा ये फाई इक्वल टू 0 पर होगा, और ये वाला जो प्लेन होगा ये फाई इक्वल टू 90 पर होगा, फाई इक्वल टू π/2 पर। बीच में होगा फाई इक्वल टू π/4, तो फाई इक्वल टू π/4 जो बीच में प्लेन है वो ये है, मान लो। ठीक है, इस फाई इक्वल टू π/4 वाले प्लेन और फाई इक्वल टू 90 वाले प्लेन, 90 वाला प्लेन ऐसे आ रहा होगा इस तरह से, इनके बीच में ही हमें रहना है। इनके बीच में तो ये पूरा रीजन यहां से बीच में भरा हुआ रीजन पूरा होगा, लेकिन रो की वैल्यू 3 से कम नहीं होनी, इसलिए अंदर की तरफ नहीं जाना, केवल बाहर बाहर रहना है। यहां ऊपर रह सकते हो, लेकिन साथ में इस कंडीशन को और देखें, z इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मैं ऊपर नीचे इस तरफ जा रहा हूं तो z की वैल्यू तो चेंज हो रही है, z किसी एक वैल्यू पर फिक्स रखना है। जैसे मान लो इस सिलेंडर की हाइट 5 हो, अगर मैं z इक्वल टू 5 पर फिक्स रहूं तो मैं नीचे नहीं जा सकता, ये रहेगा। मैं z इक्वल टू किसी और कम करके 3 पर फिक्स रहूं तो मैं नीचे नहीं जा सकता, यहाँ रहूंगा। अगर मैं z इक्वल टू 0 पर रहूं तो मैं यहाँ पर रहूंगा। तो z कोई एक कॉन्स्टेंट है, मान लो ये है। अब आप समझना, आप यहां से बाहर निकाल सकते हो, सिलेंडर के अंदर नहीं कहीं हो सकते हम। फाई इक्वल टू π/4 से और π/2 से इधर उधर नहीं जा सकते हम, केवल इसके बीच में रहेंगे हम। और क्योंकि z इक्वल टू कॉन्स्टेंट है इसलिए ऊपर नीचे नहीं जा सकते हम, फिक्स यहाँ पर रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। मतलब ये कर्व है, इस कर्व का लेंथ फाइंड करना है हमें। यहां से समझ में आता है कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन में तो नहीं है ना, इसलिए कार्टेशियन वाला तो माइंड में आने नहीं चाहिए। हमें डीएल जो माइंड में आना चाहिए वो आना चाहिए सिलेंड्रिकल वाला, जो कि होता है डी रो ए रो प्लस रो डी फाई ए फाई प्लस डी जेड ए जेड। ये तो जनरल फॉर्म होती है, लेकिन
इस केस में इस कर्व के लिए फाई की वैल्यू चेंज हो रही है, रो तो कम ज्यादा नहीं हो रहा, रो चेंज नहीं हो रहा, हाइट कम ज्यादा नहीं हो रही, जेड चेंज नहीं हो रहा, इसलिए जेड में चेंज इज जीरो, सो डी जेड इज जीरो। फाई में रो में चेंज इज जीरो, सो डी रो जीरो, केवल फाई में चेंज हो रहा है। तो आप इंटीग्रल करके, ये तो स्मॉल लेंथ हुई, ये छोटे से पार्ट की लेंथ हुई, अगर इंटीग्रल कर दोगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी। लेकिन हमें टोटल लेंथ का वेक्टर नहीं बल्कि लेंथ बतानी है केवल, तो जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड बताना होगा हमें एक तरीके से। तो मैं अगर इसको इंटीग्रेशन करके टोटल लेंथ वेक्टर फाइंड करूं, आपको याद आ रहा है एक प्रॉब्लम इससे पहले भी की थी हमने, हमें कुछ इस तरह से गिवन था जो कर्व था, याद आ रहा है, उसके लिए भी हमने फाइंड किया था, टोटल लेंथ वेक्टर पूछा था, लेकिन उस केस में यहां लेंथ पूछा है केवल, तो मैग्नीट्यूड बता देंगे हम उसका। तो ये डीएल वेक्टर अगर कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा रो डी फाई का इंटीग्रेशन ए फाई डायरेक्शन के साथ, ठीक है। अच्छा, अब आप में से कुछ लोग ये क्वेश्चन राइज कर सकते हैं कि सर आप तो एक बार डिस्कशन में बोल रहे थे कि इंटीग्रेशंस की वैल्यू तो हमेशा स्केलर ही आती है। वो तब आती है जब हम एक वेक्टर के साथ, डीएल वेक्टर डीएस वेक्टर के साथ किसी वेक्टर का इंटीग्रल कर रहे होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट करके ही करते हैं, तो रिजल्ट हमेशा एक स्केलर बन के आता है। मैं सिंपल वेक्टर को, ये वेक्टर इंटीग्रेट करूंगा तो वेक्टर ही आएगा। हाँ, मैं लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ये सब कर रहा होता हूं तो वेक्टर का करके स्केलर आता है। तो वो उस चीज से रिलेट करके कंफ्यूज मत होना यहाँ पर कहीं, या क्वेश्चन अराइज करने लगो आप ये वाला क्वेश्चन अगर माइंड में आ रहा हो तो दब गया होगा ना क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से देखना इधर, यहां पर आप कह सकते हो हमें फाई की लिमिट तो सब्स्टिट्यूट करनी है, रो कांस्टेंट होगा हमारे इस प्लेन, इस वाले कर्व के लिए रो की फिक्स वैल्यू क्या है 3, तो रो इक्वल टू 3 तो बाहर आ जाएगा। डी फाई इंटीग्रेशन करोगे फाई के रेस्पेक्ट में फाई, और फाई की लिमिट क्या है पाई बाय 4 से लेकर के पाई बाय 2, ये अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो पाई बाय 4 आ जाएगा 3 पाई बाय 4, पाई बाय 4 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे पाई की तो 2 पॉइंट समथिंग बन के आएगा, 2.35 या 2.53 ऐसा कुछ बन करके आएगा। ये आप एक बार चेक कर लेना कैलकुलेट करके, ठीक है। यहां पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इमेजिनेशन करना थोड़ा क्लियर होगा, कार्टेशियन में तो खैर हो ही जाती है प्रॉब्लम, सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहां पर इससे काफी कुछ आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा, इमेजिनेशन करने लगे होंगे आप, ठीक है। अब हम स्फेरिकल में और ये कुछ प्रॉब्लम है, इन दोनों को देखते हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। यहां पर आर थीटा फाई की फॉर्म में दे रखा है, इससे क्लियर हो गया है कि ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में होगा। अब हमारी जो लाइन है उस लाइन में आर थीटा और फाई किस तरह से वेरी कर रहे हैं स्मॉल एलिमेंट में, वो समझ लिएगा। आर तो फिक्स है, आर वेरी नहीं कर रहा है। आर फिक्स है इसका मतलब आप कह सकते हो स्फेयर का रेडियस फिक्स है, मींस इस स्फेयर 1 रेडियस वाला स्फेयर है, इस स्फेयर के ऊपर कहीं पर भी आप हो सकते हो, चाहे आप फ्रंट साइड में हो, चाहे बैक साइड में हो, चाहे नीचे हो ऊपर, या इस तरह से घूमते हुए आप बिल्कुल बीच में हो, या इस तरफ चलते हुए पीछे जा रहे हो, आप इस स्फेयर में कहीं पर भी हो सकते हैं, क्योंकि इस स्फेयर के लिए आर फिक्स है 1 है। थीटा भी फिक्स है 30 डिग्री। थीटा जो होता था वो कोन का एंगल होता था, तो मैं मान के चल रहा हूं ये वाला जो कोन होगा, ये कोन 30 डिग्री एंगल, टिल्ट एंगल के साथ है 30 डिग्री, इस कोन पर कहीं भी हो सकते हैं हम, इससे नीचे नहीं जा सकते, इससे ऊपर कहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि ये समझ में आ गया कि थीटा फिक्स है 30 डिग्री, इस पे कहीं पे भी हो सकता है। फाई की वैल्यू 0 से 60 डिग्री तक वेरी कर रही है। फाई की वैल्यू 0 मींस एजुमिथल प्लेन 0 डिग्री पर यहां पर होगा, और 60 डिग्री पर, ये 0 डिग्री वाला एजुमिथल प्लेन मान करके चल रहा हूं मैं, मान के क्या चल रहा है समझ में आ रहा होगा, 0 डिग्री पर इस तरह से आएगा सामने, और ये वाला 60 डिग्री एजुमिथल प्लेन पर आ रहा होगा। तो आपको इस कोण पे इस एंगल से इस एंगल के बीच में रहना है, लेकिन इस स्फेयर पर ही रहना है, क्योंकि स्फेयर के रेडियस होना है, तो कोण पे नीचे अंदर की तरफ नहीं जा सकते आप। इस स्फेयर पर और 0 से लेके 60 डिग्री तक अगर आप फाई को इंक्रीज करो और इसी कोण पर चलो तो ये वाला लाइन हो जाएगा। आपको इस वाले लाइन का डीएल वेक्टर समझ में अगर आ जाए तो टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए आप डीएल का इंटीग्रेशन कर लेंगे। इस लाइन के लिए डीएल वेक्टर अगर हम समझे, जनरल जो डीएल होता था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता था डी आर ए आर प्लस आर डी थीटा ए थीटा प्लस आर साइन थीटा डी फाई ए फाई। अगर यहां पे हम समझे क्या आर चेंज हो रहा है, आर नहीं चेंज हो रहा, इसलिए ये वाला पार्ट डी आर 0 होगा इसके लिए। क्या थीटा चेंज हो रहा है, नहीं, थीटा तो 30 डिग्री पर आप फिक्स रह रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो 30 पर, थीटा चेंज नहीं हो रहा इसलिए डी थीटा 0 है। क्या फाई चेंज हो रहा है, हाँ, आप इस पर जब चल रहे हो इस वाले पाथ में, आपको ये फाइंड करना था ना, तो फाई की वैल्यू 0 डिग्री 60 डिग्री वैरी हो रही है, इसका मतलब फाई में वेरिएशन है, तो डीएल में केवल ये वाला पार्ट रहेगा। अगर हम डीएल वेक्टर फाइंड कर लें
उसका इंटीग्रेशन कर दें तो टोटल लेंथ वेक्टर आ जाएगा, लेकिन हमें लेंथ बतानी है तो इसलिए उसका मोड वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, मैग्नीट्यूड इसका हम फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये क्या बनकर के आएगा, r sin थीटा डी फाई। क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इसलिए मैंने डायरेक्शन को हटा दिया, केवल मैग्नीट्यूड वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब हमें इंटीग्रेशन करना है फाई के रेस्पेक्ट, तो r विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, r कांस्टेंट हो जाएगा, थीटा कांस्टेंट है इसलिए साइन थीटा कांस्टेंट हो जाएगा। फाई के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे फाई, और फाई की लिमिट है 0 से 60 डिग्री, 60 डिग्री मींस π/3। थीटा की वैल्यू भी फिक्स है, थीटा कितना फिक्स था, 30 डिग्री था। आर की वैल्यू भी फिक्स है 1, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे π/3, ओवरऑल ये बन जाएगा π/6। पाई की वैल्यू 3.14 सब्स्टिट्यूट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, रिजल्टिंग वैल्यू आ जाएगी लेंथ की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को भी अगर हम देखें तो ये भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में आ रही है। इसमें भी r की वैल्यू फिक्स है, लेकिन अब r थोड़ा सा ज्यादा है, r = 4। ये 4 रेडियस के स्फेयर पर आप कहीं पर भी हो सकते हैं, इस स्फेयर के ऊपर आगे पीछे आप कहीं पे भी हो सकते हैं, बीच में हो सकते हैं या थोड़ा ऊपर हो सकते हैं और ऊपर हो सकते हैं, इस तरह से हो सकते हैं। चलिए थीटा की वैल्यू अब फिक्स नहीं रह रही बल्कि चेंज हो रही है 30 डिग्री से 90 डिग्री। थीटा = 30 डिग्री पर मान लो ये वाला कोण बन रहा है, 90 डिग्री पर तो ऐसे बनेगा, मींस आप ऊपर यहां से लेकर के और यहां तक के बीच में हो सकते हो, यहां नहीं हो सकते हैं कहीं पर भी। इस स्फेयर के ये वाला जो पार्ट है इसमें नहीं हो सकते हैं, हटा दूं मैं इसको। इस स्फेयर के थीटा 30 से कम पर भी नहीं हो सकते, इसलिए यहां नहीं हो सकते। अब मैं यहां की बात करूंगा, क्यों हटाया मैंने, समझ में आया होगा। फाई की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है। अब फाई अगर 0 डिग्री फिक्स हुआ तो यहां पर होगा, और कुछ 0 से 10, 20, 30 फिक्स हो रहा होगा तो ऐसे मूव कर रहा होगा। तो मैं कोई पर्टिकुलर फिक्स के लिए समझ लेता हूं, मान लो 5 फिक्स के लिए ये वाला 5 फिक्स किया है मैंने। अब मेरा जो dl जा रहा होगा, लेंथ जा रहा होगा, वो लेंथ वेक्टर ऐसा कुछ होगा, इसे ये इसमें आप कह सकते हो थीटा की वैल्यू 30 से और 90, सॉरी यहाँ 90 तक आना है, यहाँ 90 तक हो रहा होगा। आप फाई की फिक्स वैल्यू ले लिया आपने, r = 1 के रेडियस के स्फेयर के ऊपर हो, लेकिन मींस इसका मतलब हमें केवल ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी है। ये डीएल वेक्टर अगर हम समझ लें, देखना इस डीएल वेक्टर में r तो फिक्स रह रहा है इसलिए dr 0 हो जाएगा, थीटा तो फिक्स नहीं रह रहा इसलिए थीटा वाला पार्ट आएगा, और d थीटा वाला पार्ट क्या होता था, r d थीटा f थीटा क्या। फाई भी फिक्स रह रहा है, एक पर्टिकुलर एजिमुथल एंगल पर चल रहे हैं, इसलिए डीएल वेक्टर हो जाएगा। तो टोटल लेंथ अगर हमें फाइंड करनी है तो हमें डीएल वेक्टर के इंटीग्रल का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। लेंथ अगर फाइंड करनी है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर देना है, तो हो जाएगा r d थीटा। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इसलिए थीटा मैंने हटा दिया। इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, r विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, थीटा की लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। थीटा वेरी कर रहा है 30 से, 30 मींस π/6 से π/2 90 तक। r की फिक्स वैल्यू कितनी है इसके लिए, 4 है, तो हो जाएगा 4 ऑफ π/2 माइनस π/6। अब ये सॉल्व कर सकते हैं आप, 4 ऑफ ये बन जाएगा 6 एलसीएम लोगे तो 3π माइनस पाई 2π/6 मीन्स 4 × π/3। पाई की वैल्यू 3.14 सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करके आप रिजल्ट फाइंड कर ही सकते हैं। क्लियर हो गया प्रॉब्लम। तो आगे से किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमें लेंथ फाइंड करना हो तो आपको कैसे कैसे वो कर्व कैसे जा रहा है वो समझ के अकॉर्डिंगली डीएल का जो जनरल एक्सप्रेशन था उसमें कहां पर जीरो आ रहे होंगे टर्म, कहां नॉन जीरो आ रहे होंगे, वो पुट करके इंटीग्रेशन सॉल्व करके टोटल लेंथ फाइंड कर सकते हैं हम इस तरीके से। क्लियर हो तो हो गया क्वेश्चन।